पाकिस्तान को आईएमएफ की तरफ से बहुत से नए मुतालबात। अब आवाम जो है वो तैयार हो जाए। सर्दियों में गैस दवाई की तरह मिलेगी, बिल का साइज जो है वो छोटा मिलेगा लेकिन रकम दुगना होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं पे टैक्स। नाज़रीन, आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के दरमियान जो इक़्तिसादी जायज़े पे मुज़ाकरात थे वो हतमी मरहले में दाखिल हो गए हैं। IMF का जायज़ा मिशन 15 नवंबर तक के लिए पाकिस्तान के दौरे पर है और इससे पहले पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जारी थे, जिसमें फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, स्टेट बैंक, वजारत तवानाई, वजारत ख़जाना, FBR और दूसरे जो इदारे थे उनकी तरफ से रवां माली साल की पहली सहमाही की जो इक़्तिसादी कारकर्दगी थी उस पर ब्रीफिंग दी गई, डेटा शेयर किया गया, प्लान शेयर किए गए, प्रपोजल्स जो हैं जो पाकिस्तान की तरफ से मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए जो अडॉप्ट की जा रही हैं उनके बारे में IMF को जो है तफसीलात से आगाह किया गया। डेफिनेटली जब IMF का लफ्ज़ आता है और फिर IMF की टीम आती है तो वो कौम के लिए अलार्मिंग होती है। कौम जो है वो IMF के नाम से ही परेशान हो जाती है कि अब IMF आया है तो क्या डू मोर कहेगा और फिर उसके नतीजे में पाकिस्तान की हुकूमत को क्या इक़दाम उठाने पड़ेंगे, उसकी आफ्टर ऑल कास्ट जो है वो आवाम को पे करना पड़ती है। तो आवाम अब क्या कुर्बानी देगी। पहले बिजली का बिल जो है वो सबके सामने है कि गर्मियाँ पूरी लोगों ने रोने धोने में जो है वो गुजारी हैं। बिजली नहीं मिलती थी मगर बिल मिलते थे और बिल फिर जमा भी करवाने पड़ते थे, एहतजाज भी हुए, बहुत कुछ उस पर पॉलिटिक्स भी हुई, लेकिन हासिल वसूल कुछ नहीं। आवाम को जो बिजली के बिल थे, जो आवाम पे टैक्सेस लगाए गए थे, वो आवाम को अदा करना पड़े। कोई रिलीफ नहीं दिया गया, नाम इस्तेमाल किया गया कि रिलीफ दिया जाएगा। सब्सिडीज़ जो है वो ऑलरेडी ख़त्म आलमोस्ट कर दी गई हैं क्योंकि IMF का प्रेशर है। अभी भी जो IMF के साथ टाक्स हो रही हैं उसमें IMF की तरफ से मुतअद्दिद मुतालबात जो है वो सामने रखे गए हैं। इसी तरह सबसे जो बड़ा प्रेशर आ रहा है वो अभी अगरचे कि IMF को रेवेन्यू के हवाले से, रेवेन्यू टारगेट के हवाले से FBR की तरफ से मुतमिन कर दिया गया है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि रवां माली साल की पहली सहमाही में FBR का जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो ना सिर्फ हदफ के मुताबिक है बल्कि हदफ से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन की है। लेकिन चूँकि जब ये प्रोग्राम नेगोशिएट हुआ था उसमें जो रैशनल दिया गया था रेवेन्यू कलेक्शन का जो टारगेट है 9400 अरब रुपए का, उसमें 32% ग्रोथ दी गई थी कि इंपोर्ट की 32% ग्रोथ होगी और उससे पाकिस्तान को इंपोर्ट स्टेज पे भारी जो है वो रेवेन्यू हासिल होगा। लेकिन इस इंपोर्ट स्टेज में जो ग्रोथ की मद में रेवेन्यू आना था उसमें 22% की जो है वो कमी है, यानी कि इंपोर्ट करेक्शन है, जो है कंप्रेशन है। उसका जो तजारती खसारा है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उसके हिसाब से तो उस पर अच्छा असर है कि हमारा करंट अकाउंट खसारा, तजारती खसारा हमारा वो कम हुआ है और उसके वो अदाद शुमार में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। लेकिन चूँकि इंपोर्ट के साथ इंपोर्ट स्टेज पे बड़े पैमाने पे जो है वो FBR को टैक्सेस मिलते हैं तो उस तरह उसमें टैक्स में डिप आया है। अगरचे रेवेन्यू पूरा जनरेट हुआ है और टारगेट से ज़्यादा हदफ की हासिल किया, लेकिन जो रैशनल दिया था कि इंपोर्ट से हमें इतना आएगा लेकिन वो उतना नहीं आ सका। उस पे IMF बार बार ये कह रहा था कि अभी तक तो आपका टारगेट से सरपास है, लेकिन अगर आगे चलकर ये इंपोर्ट कंप्रेशन जो है वो बरकरार रहती है तो आपका रेवेन्यू का शॉर्टफॉल आता है तो फिर आप क्या करेंगे। ये वो सवाल है जो आवाम के लिए परेशान कुन है, बिजनेस कम्युनिटी के लिए परेशान कुन है। तो उस पर हमारे जो ज़राए ये बताते हैं कि IMF के साथ पाकिस्तान ने यानी FBR ने ये एग्री किया है। IMF की तरफ से मुतालबा ये आया कि था कि आप रियल स्टेट सेक्टर को और ख़ासकर जो रिटेलर्स हैं उनको आप इन्फोर्समेंट के हवाले से फोकस करें। ये अंडर पोटेंशियल हो रहा है, ये पोटेंशियल ज़्यादा है यहाँ टैक्स का, लेकिन टैक्स आ कम रहा है, टैक्स एविजन बहुत ज़्यादा हो रही है। और तीसरा जो था मुतालबा के ज़रूरी इनकम टैक्स, इस पे बड़े अरसे से चला आ रहा है, इस पे वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है, ADB भी कह रहा है, IMF भी कह रहा है, खुद हुकूमत भी इस पे परेशान है, लेकिन ये किसी तरीके से नेट में नहीं आ रहा। उनका ये कहना है कि आप जो है वो एग्रीकल्चर इनकम पे जो टैक्स है उसका कोई मैकेनिज़्म बनाएं। वफाक के साथ साथ अगर आप सूबों की बात करते हैं कि कानून ये है हमारा पाकिस्तान का कि ये जो ज़रूरी इनकम टैक्स है ये कानूनी जो है वो टैक्स है, अपना सूबाई टैक्स है और सूबे इस पे जो है वो टैक्स कलेक्ट करते हैं, वफाक इस पे मुदाखलत नहीं करता। तो उनका ये कहना है कि सूबे भी वफाक की इकाई हैं और रेवेन्यू जो है वो सबका एक है। वफाक और सूबों का अगर रेवेन्यू मिलेगा, बढ़ेगा,
तो दोनों के जो उसमें जो है वो हालात बेहतर होंगे और वो पैसा आवाम पे ही लगेगा और आप जो है वो उतना ही फाइनेंशियली खुद इंसार होंगे। तो लिहाजा इसका आप सूबों के साथ मुशावरत करके कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि एग्रीकल्चर इनकम को टैप करें और उसको जो है पूरा टैक्स उससे वसूल करें, क्योंकि जीडीपी में जो एग्रीकल्चर है उसका शेयर बहुत ज़्यादा है लेकिन टैक्स में शेयर बहुत कम है। और इसी तरह टैक्स टू जीडीपी की शरह देखें तो हम एक अरसे से एक ही दायरे में घूम रहे हैं। हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, हमारी 11% तक टैक्स टू जीडीपी की शरह जाती है, तो फिर हम रिवर्स होकर वहीं पे आ जाते हैं और अभी भी वहीं पे है कि 9% 9.5% के करीब टैक्स टू जीडीपी की शरह है। ये 3 मेजर मुतालबात उनके आ रहे हैं। फिर रिटेलर्स के हवाले से भी पाकिस्तान ने असूली तौर पे इत्तफाक किया है, क्योंकि माजी में बड़ी कोशिशें की हैं कि रिटेलर को जो है वो किसी तरीके से टैक्स नेट में लाएं, लेकिन फिर वही होता है कि ये पॉलिटिक्स की नज़र हो जाता है कि वो ताकतवर जो है वो माफिया जो है वो इनको बैकअप करता है और फिर ये सड़कों पे आते हैं और हुकूमत जो है वो इस पोजीशन में नहीं होती कि सड़कों पे आना इनका जो है वो बर्दाश्त कर सके। हुकूमत फिर इनके दबाव में आके डिसीजन वापस ले लेती है और यही आपने देखा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ। और बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वही जो है ये एहतजाज जो है वो खा गई कि हुकूमत को ही घर जाना पड़ गया कि बजाय इसके कि ये टैक्स जो है वो उसमें नेट में आते। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बड़ी कोशिश की, शबर जैदी को ये खा गए, शबर जैदी को घर जाना पड़ गया, बजाय इसके कि ये टैक्स नेट में आते या कुछ करते हैं शबर जैदी को घर जाना पड़ गया। अभी आप एक्स चेयरमैन शबर जैदी की जो दुखड़े हैं वो हर टीवी चैनल पे और सोशल मीडिया पे, इसी तरह प्रिंट मीडिया पे आपको सुनने में मिलते हैं कि वो बहुत कुछ करना चाह रहे थे लेकिन वो नहीं हो सका। अभी फिर वो ये कह रहे हैं कि आप इसको नेट में लाएं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हर वो इनकम जो काबिल टैक्स हो उसको टैक्स नेट में आना चाहिए। यही हमारे मसाइल का हल है। अगर ऐसा जब तक नहीं होगा उस वक्त तक जो है वो हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब IMF के साथ हमने असूली इत्तफाक ये किया है कि अगर किसी जगह पे कोई रेवेन्यू में डिप आता है तो हम रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाएंगे, उस पर कोई फिक्स टैक्स लगा देंगे या कोई ऐसा मोड बनाएंगे कि जो उनके साथ मुशावरत करके उनको जो है वो टैक्स नेट में लाएंगे। और उसके लिए एक जो है FBR ने ऑलरेडी इकदाम उठा भी दिया है कि अभी हम IMF के साथ पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज शुरू हुए हैं, लेकिन उससे पहले ही फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक बाकायदा तौर पर SRO जारी कर दिया है 2 दिन पहले। उस SRO के ज़रिए जो है वो सेल्स टैक्स रूल्स जो है उसमें अमेंडमेंट की है। उसमें FBR को ये पावर दे दी गई हैं कि जो बड़े रिटेलर जैसे उनको था कि आप पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम लगा के FBR के साथ जो है इंटीग्रेट करें और फिर इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो सेल्स टैक्स इन्वाइसेस जारी करें। अब उन्होंने ये किया है कि इस जो सिस्टम है इसका दायरा कार दूसरे शोबों तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस SRO के ज़रिए FBR को पावर दे दी है कि FBR किसी भी सेक्टर को, किसी भी टैक्स पेयर को जो है वो इसका डिक्लेयर करके कि वो पॉइंट ऑफ सेल्स जो है वो सिस्टम नस्ब करे और उसको डिक्लेयर करके उसको नोटिफाई करके उसको लाजमी करार दे सकती है कि वो इलेक्ट्रॉनिक सेल्स टैक्स इनवाइसिंग सिस्टम जो है वो नस्ब करे। तो हमारे जो FBR के ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि IMF के जाने के बाद जो है अभी इस पर वर्किंग जारी है कि उसके बाद इस मज़ीद सेक्टर्स को भी जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। और साथ में ये अनाउंस किया गया कि जो FBR के लाइसेंस शुदा टैक्स पेयर हैं जिन्होंने ये सिस्टम इंस्टॉलेशन के लाइसेंसेस हासिल किए हुए हैं, सिर्फ उन्हीं के जो है प्रोवाइड करता जो सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक सेल्स टैक्स इन्वाइसिंग सिस्टम जो है वो नस्ब करना पड़ेंगे और फिर उससे रियल टाइम जो इन्वाइस जारी होगी वो रियल टाइम डेटा FBR को मुंतकिल होगा और उनकी रियल टाइम जो है वो सेल्स जो है वो मॉनिटर हो सकेगी। ये तो पूरी जो है वो कंडीशन ऑलरेडी FBR ने जो है वो पूरी कर दी है और उस पर अब इम्प्लीमेंट होना शुरू होना है। इसके साथ साथ जो 10 लाख नए टैक्स पेयर शामिल करने थे उसकी फहरिस्त दी गई है। उस पर जो है वो इनमें जो नई जो है वो पॉलिसी सतह के जो डायलॉग हो रहे हैं उसमें उस पर डिस्कशन हो रही है कि आपकी जो ज़ीरो टैक्स के साथ जो रिटर्न फाइलिंग है वो शरह बहुत ज़्यादा है। खाली इनकम टैक्स गोशवारे जमा करने वालों की तादाद में इजाफा शो करना काफ़ी नहीं है, बल्कि जो टैक्स गोशवारे आपको जमा करवाते हैं आप उनको मॉनिटर भी करें कि वो अपनी जो है वो इनकम को छुपा रहे हैं, उतना जाहिर नहीं कर रहे और अपने एक्सपेंसेस को ज़्यादा शो करके बैलेंस करके अपने जो है वो टैक्स ज़ीरो फाइल करते हैं। और अगर आप इन माफियाज़ के पीछे भी जाएं, चैम्बर्स में भी जाएं, तो ये भी एक बड़ी, जैसे पूरे मुल्क के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं, इनमें भी अगर आप जाएँ कि इनकी ऑफिस बेरर जो होते हैं या इनकी जो गवर्निंग बॉडी के जो लोग होते हैं वहाँ भी उनके जो लोग होते हैं उसमें ज़ीरो
टैक्स के साथ जो रिटर्न फाइलर्स होते हैं उनकी तादाद ज़्यादा होती है। ये मुतअद्दद मरतबा इस पर प्रपोजल्स आई हैं कि अगर आपने इन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को, ट्रेड यूनियंस को हकीकी तौर पे जो है वो ताजिरों का नुमाइंदा बनाना है और मुल्क की इकॉनमी में इनका जो किरदार है वो फ़ाल और बेहतर बनाने के लिए कोई काम करना है, तो फिर आपको DGTO को ये काम करना पड़ेगा कि इसमें कोई अहम अमेंडमेंट्स लानी पड़ेंगी कि आप इसके लिए कम से कम ये लाजमी करार दें कि जो ऑफिस बेरर और गवर्निंग बॉडी में जो आते हैं इन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के और ट्रेड यूनियंस में, उनके लिए ज़ीरो रिटर्न फाइलिंग के साथ एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट किया जाए। उनके लिए रिटर्न फाइलिंग के साथ साथ टैक्स की अदायगी, बेशक वो 10,000 रुपये ही साल का टैक्स अदा करते हों, उसकी टैक्स की अदायगी की शर्त को लाजमी करार दिया जाए। तो उस सूरत में रिटेलर्स को आप किसी तरीके से जो है वो टैप करके और उसको टैक्स नेट में लाने में कामयाब हो सकते हैं, वरना ये प्रेशर इसी तरह बरकरार रहेगा और हुकूमतें ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। या तो फिर आप अपने रिट में इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएं कि कैरेट और स्टिक जो है वो दोनों को अप्लाई करें। जो टैक्स ईमानदारी से दे रहे हैं उनको आप सहूलतें दें, उनको कैरेट फ्राहम करें। जो आपको प्रेशराइज करके, आपको जो है वो ब्लैकमेल करके टैक्स से बाहर रहना चाहते हैं, आप उनके लिए स्टिक यूज़ करें। जज़ा व सज़ा का सख्त निज़ाम मुतारफ़ करें, क्योंकि ये हम पहले भी बार बार कह चुके हैं कि पूरी दुनिया का ये फिनोमेना है कि टैक्स अपनी खुशी से कोई नहीं देता। ये अमेरिका तक को जो है वो अभी अक्टूबर में पिछले महीने टैक्स चोरों के खिलाफ जो है वो कंपेन करनी पड़ी है। हमारे एक मशहूर जो है वो सिंगर हैं राहत फ़तेह अली, उनको जो है उन्होंने अमेरिका का वीज़ा नहीं दिया, सिर्फ इसी वजह से नहीं दिया कि उन्होंने कोई उनका टाइम पीरियड बताया था कि उस अरसे में अमेरिका से उन्होंने कोई पैसा कमाया था, आमदनी जनरेट की थी, उस पर उन्होंने टैक्स नहीं दिया था। तो हमें कुछ करना पड़ेगा। और दूसरा जो है वो IMF एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से काफ़ी उनके कंसर्न है। उनका ये कहना है कि जो इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट की मद में अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन शो करके जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, उनके खिलाफ जो है वो सख्त जो है वो घेरा तंग किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस हवाले से जो है वो सज़ाएँ जो है वो बढ़ाई जाएँ। अगले आने वाला जो फाइनेंस बिल है यानी बजट है, उसमें फाइनेंस बिल के ज़रिए कवानीन में अमेंडमेंट्स करके सज़ाओं को बढ़ाया जाए कि जो इसको मिसयूज़ करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट को अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन ज़ाहिर करके जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और टैक्स एवेजन करते हैं, उनके खिलाफ जो है सज़ाएँ सख्त की जाएँ, क्योंकि सज़ाएँ इतनी नहीं हैं तो लोग इसलिए इसको जो है वो इतना सीरियस नहीं लेते। तो ये सारी चीज़ें IMF के साथ जो है वो डिस्कस हो रही हैं। वज़ारत ख़ज़ाना और हुकूमत के हकाम इस बात पे बड़े पुरयकीन और पुरुम्मीद है कि चूँकि पाकिस्तान IMF के तमाम शराइत पूरी कर चुका है, तो ये इक़्तिसादी जायज़ा जो 15 नवंबर को डायलॉग ख़त्म होने जा रहे हैं कि पूरी उम्मीद है कि उसमें कामयाबी के साथ ये मुकम्मल कर लेंगे। और फिर उसके बाद दिसंबर में जो है वो IMF के बोर्ड में इस जायज़े को पेश किया जाएगा। तवक्को है कि वो वहाँ से भी मंजूरी हो जाएगी। साथ ही हमें 71 करोड़ डॉलर की IMF की अगली किस्त भी मिल जाएगी। ये IMF के साथ हौसला अफजा मुज़ाकरात का ही समर है कि आप देखें कि पिछले कुछ दिनों से मुल्क की स्टॉक मार्केट मुसलसल जो है वो ऊपर जा रही है और तारीख के नए रिकॉर्ड जो है वो कायम कर रही है। असल जो चैलेंज है इस सारी जो हमें समर मिल रहा है, इसको हमने पायदार और मुस्तहकम कैसे बनाना है, वो मुस्तकबिल की सिचुएशन पे है कि इलेक्शन पे डिपेंड करता है और इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली हुकूमत पे डिपेंड करता है। क्योंकि माहिरीन का ये ख्याल है कि जो भी हुकूमत आएगी कि उसको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। आते ही 2024 में दोबारा से IMF के प्रोग्राम में उसको जाना पड़ेगा। अगर हंग पार्लियामेंट आती है और इलेक्शन जो है वो काबिल कबूल नहीं होते, इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी ये निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के सबसे बड़ा इम्तिहान है। अगर इलेक्शन क्रेडिबल नहीं होते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो या कोई भी हो, जो इलेक्शन में लूज़ करते हैं, अब अगर वो उन इंतखाबी नताइज को कबूल नहीं करते और वो सड़कों पे आते हैं 2014 में जैसे PTI थी, अभी फिर PTI सड़कों पे आती है या पीपल्स पार्टी या कोई और जमात सड़कों पे आती है, तो फिर वही पॉलिटिकल जो है वो इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन होगी और हुकूमत के चैलेंजेस मज़ीद बढ़ जाएंगे। क्योंकि आने वाली हुकूमत को बहुत बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं और अगर वो मजबूत हुकूमत नहीं होगी तो वो मजबूत और बड़े पैमाने पर जो दरकार इस्लाहात हैं वो नहीं कर पाएंगी। उसी तरीके से IMF के साथ नए प्रोग्राम को मजबूत तरीके से नेगोशिएट नहीं कर पाएगी। अगर कमज़ोर होगी तो फिर IMF से प्रोग्राम में उस तरह वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं ले पाएगी, तो फिर उसकी कास्ट जो है वो बहुत बुरे तरीके से जो है वो आवाम को पे करनी पड़ेगी और हुकूमत के लिए भी मुश्किलात का बायस बनेगी। क्योंकि बावजूद इसके कि अभी कुछ हालात बेहतर आ रहे हैं कि अगले 2 से 3 साल पाकिस्तान इसी तरह फायर फाइटिंग मोड में रहेगा, पाकिस्तान को लो ग्रोथ का सामना रहेगा
और हाई जो है वो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की शरह ज़्यादा रहेगी, स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन जो है वो इकॉनमी को पेश रहेगी, और 3 साल के बाद कहीं जाके हम इस पोजीशन में होंगे, वो भी अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। जो आने वाली हुकूमत है वो मासिव इस्लाहात करती हैं, IMF के साथ कामयाब प्रोग्राम नेगोशिएट करती है, अच्छा प्रोग्राम लेती है, तो उस सूरत में हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना हमारे हालात जो है वो फिर पहले से ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं।